Hi, welcome to Alikra Education Society. This is Tawfiq Umar. Today's class now. आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये एक फॉर्मेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NEP। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसको न्यू को हम ऐसे ही बोल सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार बोर्ड में 10th में बदलाव होने वाला है कि 10th का बोर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है, तो 10th का बोर्ड हटने वाला है, 10th नहीं होने वाला, इस तरह का कुछ बात सुने थे। तो इसमें एक आधारित बातें हैं कि न्यू NEP जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक फॉर्मेट है जिसको मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा जो मतलब बनाया गया है, ये हमारे एजुकेशन के मुताबिक, एजुकेशन के रिलेटेड से ही बनाया गया है। एक बार बनाया गया था 2010 में, लेकिन अब क्या हुआ है, सबसे पहले इसका तैयार हुआ था 2017 में। सबसे पहले क्या हुआ, 2017 में स्टार्ट हुआ, तैयार होना शुरू हो गया, फिर जाकर के 31 मई 2019 को ये रिपोर्ट तैयार हो गया। लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में, इसके ही मतलब अकॉर्डिंग में, इसी के मतलब देख रेख में क्या है, 31 मई 2019 को ये रिपोर्ट पूरी तरह से ये क्या कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये सबमिट कर दिया, रिपोर्ट बना करते हुए। लेकिन अब ये रिपोर्ट जब तैयार हो गया तो ये रिपोर्ट लागू कब होगा? कुछ बातें जो है 2025 तक लागू हो जाएगी और अन्यथा जितनी भी बचेगी उसमें 2030 तक कंप्लीटली संपूर्ण रूप से ये लागू हो जाएगा, ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें है क्या, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला है, इसका थ्योरी है कि 5 + 5 + 3 + 3 + 4। इसको हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि 5 3 का स्क्वायर 4 मतलब 534 भी बोल सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पर 3 है इसलिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, 534, इसको हम कह सकते हैं 5 को कहा गया FPMS, इसको शॉर्ट में कहा गया, क्या कहा गया, FPMS, मतलब 5 को F कहा गया और 3 को MP कहा गया और 3 को क्या कहा, M कहा गया और इसको 4 को S कहा गया। ये क्या है, स्टेज है। स्टेज जब बच्चा पढ़ता है उसको स्टेज को डिवाइड कर दिया गया 5 3 3 4 में। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। अभी इसको समझेंगे हम लोग क्या स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर को लेकर हम लोग समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ जो बात थी, FPMS एक शॉर्ट फॉर्म है। F का मतलब हुआ फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज क्या है उसके बारे में समझेंगे। एक हो गया P फॉर क्या हुआ, प्रिपरेटरी स्टेज, और एक हो गया M मिडिल स्टेज, और H हो गया सेकेंडरी। ठीक है, ये हो गया 5। अब फाउंडेशनल स्टेज जो है, ये स्टेज में कितना, यानी 5 ईयर्स। ये कब से, जिसको हम लोग बोलेंगे 5 ईयर्स का मतलब ये हुआ, 5 ईयर्स मतलब 5 साल बच्चा पढ़ेगा। कब? 0 से नहीं, यहाँ पर जो होगा मतलब बच्चा को, जब बच्चा का उम्र, जब बच्चा का आयु जो है, उसका एज जो है, जब बच्चा का एज हो जाएगा 3 साल में, यानी 3 से 6 साल, 3 ईयर्स, तो वो बच्चा पढ़ेगा 3 से 6 साल के बच्चा जो है इसमें कितना पढ़ेगा, 0 क्लास में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी, 0 क्लास या आंगनबाड़ी बोल सकते हो, आंगनबाड़ी में। ठीक है, 3 से 6 साल, 3 साल से 6 साल के बीच, तो यहाँ पर कितना लेगा, 3 साल लेगा इसमें। अब 2 साल जो बचा, जब 2 ईयर्स इसमें रहेगा, यानी इसको 2 भाग में बांटा गया, 5 को 2 भाग में बांटा गया, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 5 ईयर्स को 2 भाग में बांटा गया, एक भाग में क्या हो गया, एक भाग हो गया आपका 3 और इसका 1 2, तो ये 3 वाला जो भाग है, ये 3 भाग वाला 3 साल से 6 साल के जो आयु के बच्चा होगा, उस आयु में बच्चा क्या होगा, आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। ठीक है,
अब 2 साल जो जिसको हम लोग जीरो क्लास में बोल सकते हैं इसको, और 2 साल जो का जो बच्चा बच रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मतलब 2 साल और, तो 3 से 6 हो गया, फिर 6 और 2 कितना हो गया 8 साल। तो इस एज में 8 ईयर्स के बच्चे जो हो गए, 8 साल का रियल एज होगा, ये बच्चा 1 क्लास में पढ़ेगा, 1 क्लास में पढ़ेगा बच्चा। ये न्यू एजुकेशन जो फॉर्मेट है, ये न्यू एजुकेशन फॉर्मेट में 5 साल 5 ईयर्स को कहा है, तो 3 साल से स्टार्टिंग होगा, 3 से 6 साल 3 साल ले लेगा उसमें, 3 साल तो उसका प्रारंभिक होगा, 3 साल तक बच्चा को पढ़ने के लिए कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद 3 से 6 साल, जो 3 साल होगा वो आंगनबाड़ी में जाएगा 6 साल तक, फिर 6 से 2 साल मतलब एड होगा, तो जब 8 साल बच्चा हो जाएगा तो 8 चेहरे में बच्चा 1 क्लास में पढ़ने के लिए हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 8 साल का है तो उसके एज के मुताबिक वो कितने क्लास में पढ़ेगा, 1 क्लास में पढ़ेगा एज के मुताबिक, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे फाउंडेशनल, यानी फाउंडेशनल, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। फाउंडेशनल मतलब यानी मतलब स्टार्टिंग, जिसको हम लोग स्टार्टिंग मतलब अभी वो फाउंडेशन हुआ है, इसका बनना शुरू हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो उसको बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज मतलब इसमें क्या है 3 साल, 3 ईयर्स यानी 5 3 3 4 है, तो 3 ईयर्स मतलब क्या 8 में 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11 ईयर्स के बच्चे जो होंगे ये कितना क्लास में पढ़ेंगे 2, यानी 1 2 यहाँ होगा, तो इसको 3 to 5 कर सकते हैं, 1 2 यहाँ भी बोल सकते हैं या 2 भी बोल सकते हो, 2 to 5 मतलब कितने क्लास में पढ़ेंगे बच्चा 5 क्लास। 11 साल के बच्चे पढ़ेंगे 5 क्लास। अगर उसकी आयु अगर कितना हो गया 11 साल हो गया तो उसका डायरेक्ट जो दाखिला होगा, उसका जो एडमिशन होगा तो उसका 5 क्लास में होगा, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है जिसको हम लोग मिडिल स्टेज बोलेंगे, यानी मतलब क्या होता है मिडिल का मतलब ये भी 3 हो गया, इसका 3 साल और जोड़िए तो 11 और 3 कितना हो जाता है 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे ये कितना होगा 6 से लेकर के 8, यानी मतलब 8 क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ 3 साल हुआ ना, 3 साल मतलब अब 5 के बाद यानी उसका 11 से 12 साल का बच्चा कितना 6 क्लास में पढ़ेंगे, 13 साल के बच्चा कितने पढ़ेंगे, उसी तरह आप निकाल लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, ठीक। उसके बाद जो है सेकेंडरी स्टेज जो है इसको कहेंगे, सेकेंडरी स्टेज में क्या 4, अब इसमें 4 साल, अब इस 4 साल में क्या होगा तो 4 ईयर्स 14 और 4 कितना हो 18 ईयर्स के बच्चे डायरेक्ट समझिए, यूं समझ लीजिए आप 4 साल प्लस करने के बाद डायरेक्ट 9 to 12 यानी बोर्ड इसमें इंप्लीट हो जाएगा, मतलब बोर्ड भी इसमें क्या ऐड हो जाएगा। अब बच्चा डायरेक्ट बोर्ड का एग्जाम नहीं बल्कि होम सेंटर हो जाएगा इसका, 9th से बच्चा को चूज करना पड़ जाएगा बच्चा क्या लेगा नहीं लेगा, ये हो जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसीलिए इसको रखा गया 5334, इसका एक न्यू फॉर्मेट है, ये एक न्यू क्या है फॉर्मेट है, ठीक है, जिसको हम लोग FPMS से जानते हैं। FPMS में क्या कहा गया, अब इसमें बेनिफिट क्या है, पहले क्या बेनिफिट नहीं था, क्या नुकसान लगा, फिर अब क्यों बेनिफिट नजर आ रहा है, ऐसा क्यों बनाया गया, इसका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग पढ़े क्या पढ़े अभी हम लोग FPMS, तो फाउंडेशनल स्टेज में क्या था 5 ईयर्स था, उसमें 3 था, इसमें क्या था 3 था, इसमें 4 था। 5 में 5 को 2 भाग में बांट दिया गया, एक क्या 3 और एक 2, तो 3 को कितने में 5 ईयर्स में डिवाइड कर दिया, इसको कितना में 5 ईयर्स, इसको यानी 6 ईयर्स में डिवाइड करा। ये 6 ईयर्स जब बच्चा का आयु होगा तो बच्चा किस में पढ़ेगा, यानी मतलब आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, ठीक है, आंगनबाड़ी में। जब इसका 2 साल और हो जाएगा मतलब 6 2 8, जब 8 ईयर्स का बच्चा हो जाएगा 8 ईयर्स का, तो बच्चा कितना पढ़ेगा 1 से 2 क्लास में पढ़ेगा, 1 से 2 क्लास में पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा तो ये बच्चा किस में पढ़ेगा, अब इसमें 3 साल बढ़ जाएगा, 8 3 11 यानी 11 ईयर्स के बच्चा हो जाएगा, 11 ईयर्स के, तो 3 क्लास से लेकर के वो 5 क्लास तक पढ़ेगा, यानी 11 साल हो गया उसका। जब यहाँ कितना था 8 साल, 11 साल था ना, यहाँ पे कितना 8 साल था, ठीक है। तो 8 साल से 9 में कितना पड़ेगा 3, 10 में कितना 4, फिर 11 में कितना हो जाएगा 5, ठीक है, समझ में। अब इस आयु में देखा जाएगा कि बच्चा आयु के डिपेंड में दिखाया जाएगा कि बच्चा कितने क्लास के लायक है, ठीक। जब और 3 साल उसको बढ़ा दिया जाएगा बच्चा, इन मतलब और 3 साल उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा 11 और 3 कितना होगा 14। जब 14 ईयर्स का बच्चा हो जाएगा तो वो कितना से 6 क्लास से 8 क्लास तक वो बच्चा पढ़ेगा।
जब फोर्थ स्टेज में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्टेज था ये, सॉरी मिडिल स्टेज था, और ये सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज मतलब हायर इसमें चला जाएगा, जब ये मिडिल क्लास से ऊपर में जाएगा, जिसको हम लोग उच्च विद्यालय में आते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका आयु और 4 साल हो जाएगा। तो 14 और 4 कितना होगा, 18। जब 18 ईयर्स का बच्चा हो जाएगा तो बच्चा किस में पढ़ेगा, 9 to 12 में। यानी मतलब हम लोग अभी 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 का जो सिचुएशन है, अभी का जो मतलब है एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि 9th में आता है, उसके बाद 10th का बोर्ड देना पड़ता है, तब जाके फिर 11th में उसको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। लेकिन जब इसकी बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आई है कि जब बच्चा को अगर 18 साल का बीच में आ जा रहा बच्चा, यानी मतलब 15 साल का बच्चा नौ क्लास में एडमिशन लेगा, यानी 15 साल का बच्चा 9th में जब एडमिशन लेगा, तो 9th में जब एडमिशन लेगा बच्चा, तो इसको एक अधिकार मिलेगा कि तुमको कौन सब्जेक्ट रखना है। अगर किसी को मैथ से इंटरेस्ट है तो मैथ रख सकता है, किसी को उर्दू से है उर्दू से रख सकता है, किसी को संस्कृत है तो संस्कृत रख सकता है। ठीक है, ये मतलब 9th में उसको क्या करना होगा, चूज कर लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चा को अभी का डेट में जो बच्चा को जो है मैथ से डर लगता है, साइंस से डर लगता है, तो यहाँ अपने इच्छा के अनुसार बच्चा 9th में सब्जेक्ट चूज कर सकता है। हो सकता है कोई बच्चा का मैथ कमज़ोर हो तो मैथ ना रखे, वो किसी और चीज़ को रखे, किसी और विषय को रख ले, तो यहीं पर उनको चूज करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट की बात है, 10th का एग्ज़ाम जो होगा उसका होम सेंटर हो जाएगा। होम सेंटर मतलब उसका जहां एडमिशन होगा उसका वही एग्जाम होगा। अब 12th का जो होगा उसका 12th का जो होगा उसका बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है, 2025 तक कुछ बातें लागू होगी और 2030 तक कंप्लीट संपूर्ण रूप से ये लागू हो जाएगी। आगे समझ में ये है। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस एनईपी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका मतलब एक अभिधारणा स्टेटमेंट ये है कि हर बच्चा को, हर चाइल्ड को, हर मतलब छात्र को, मतलब हर बच्चे को क्या करना है, मतलब कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट्स को लाना चाहता है। मतलब हर बच्चा को शिक्षा देना चाहता है, कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट को, 2 करोड़ स्टूडेंट को, चाहे वो किसके माध्यम से, डीई के माध्यम से क्यों ना हो, डीई फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। अगर जो बच्चा अभी नहीं पढ़े या पढ़ना नहीं चाहता है, फिर भी वो सर्टिफिकेट सबको देना चाहता है कि डिस्टेंस के माध्यम से क्यों ना हो, इसलिए ये एनईपी में कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट को डिस्टेंस के माध्यम से चाहे क्यों ना हो, कम से कम बच्चा को एजुकेशन देना चाहता है। ये एजुकेशन का पॉलिसी का एक स्टेटमेंट है और एक मतलब ये कह सकते हैं कि अभिधारणा है, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेंगे। ठीक, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिटा कर देखते हैं इसको आगे, फिर आगे चलते हैं। तो एनईपी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक पॉलिसी है जो लेके आया गया है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के द्वारा, बहुत ही अच्छा है। अब इसमें एक स्किल को डेवलप किया गया है, इस स्किल का नाम रखा गया है 21th सेंचुरी स्किल। इस स्किल में क्या है, इस स्किल में एक पॉइंट रखा गया है CDP। अब CDP का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, CDP का मतलब यहाँ पर कुछ और समझेंगे, यहाँ पर इसका 3 से सी पर होता है सार्टिकल थिंकिंग, ठीक है। और डी फोर जो हो गया डिसीजन थिंकिंग, और P4 हो गया CDP, प्रॉब्लम सॉल्विंग। P4 क्या होगा, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, ठीक है। तो 21वीं शताब्दी में एक जो कौशल लेकर आया, इसका नाम क्या रखा है, CDP, जिसको हम लोग किए बोले C फॉर सार्टिकल थिंकिंग में ये बात आएगी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाउ टू थिंक। ये बच्चों के विकास के लिए कहा गया है। डिसीजन थिंकिंग मतलब कैसे वो निर्णय लेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सुने वो कैसे वो अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है।
अब इस CDP का मतलब होता है, समझ लेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से आता है, बच्चों का विकास कैसे होगा। बच्चों का विकास के लिए एक पॉइंट रखा गया है, सार्टिकल थिंकिंग। सार्टिकल थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा को ये पहले पूछना पड़ेगा, मतलब बच्चा को ये हाउ टू थिंक, बच्चा को सोचने का मौका देना पड़ेगा। कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको टीच करा रहा है, तो उस टीचिंग में उसको ये दिमाग ये बताना होगा कि बच्चा को ये पूछना होगा कि वो आप इसको बताइए, थिंक करें, आप सोचें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और उस बच्चा को निर्णय लेने के लिए खुद अधिकार देना होगा, डिसीजन थिंकिंग, मतलब वो खुद निर्णय ले कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि कोई बच्चा को आप यहाँ पर बच्चा क्या होता है कि ये रेड कलर का नहीं पहने, कोई बोलता है व्हाइट कलर का नहीं पहने, कोई बोलता है ब्लू कलर का नहीं, खुद डिसीजन लेके हम क्या कलर पहने। तो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चा को खुद अधिकार दिया जाए, यानी स्वतंत्र रूप से वो बच्चा डिसीजन ले पाए अपना थिंकिंग का। और तीसरा क्या है, जो हम लोग P बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व करके देंगे, ऐसा नहीं है, बट क्या है कि उसको पहले उसको सॉल्व करने के लिए उसको उतना ताकत दे, ताकत जब नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन पहले उनको सोचने का आर्टिकल हाउ टू कैसे होगा, ये कैसे होगा, डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका उसको पहले दिया जाए, तब जाके बच्चा के अंदर जो है डेवलपमेंट जो होगा, डेवलपमेंट तब उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना।